नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। साल शुरू हुआ नहीं कि पाकिस्तान के आतंकियों का फिर हमला हुआ। पठानकोट के वायुसेना अड्डे को आतंकियों ने निशाना बनाया। कहते हैं आतंकियों का हमला बहुत भीषण था। इससे कई सवाल पैदा होते हैं। कश्मीर में सैनिक छावनी पर आतंकी हमला होता रहा है, लेकिन पंजाब में गुरदासपुर के बाद पठानकोट में आतंकियों का हमला सैनिक मकसद लिए हुए लगता है। आतंकी वायुसेना के मिग व सुखोई विमान को टारगेट बनाए हुए थे। इसका मतलब भारत की सेना राष्ट्र राज्य की ताकत को आतंकवादियों ने चुनौती दी। बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर लोगों में आतंक फैलाना एक बात है, लेकिन वायुसेना स्टेशन पर भीषण हमला क्या सैनिक मकसद नहीं है? तभी वायुसेना स्टेशन पर हमला पाकिस्तान पर शक पैदा करता है। साबित है कि पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से थे। उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। वे सीमा पार करके भारत आए। वे पाकिस्तान के अपने आकाओं के संपर्क में थे। अब इस सब की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI व सेना को भनक न हो, यह विश्वास नहीं होता। यह तब है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाने का चमत्कार किया। उनकी सद्भावना, नवाज शरीफ की मंशा और दुनिया की चाहत का पाकिस्तान के इन लोगों को कुछ तो चिंता करनी थी, मगर आतंकी बेखटके आए और पाकिस्तान का असली चेहरा जग जाहिर किया। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर है। उदय जी, पाकिस्तान से जो आतंकी हमला हुआ है वो गुरदासपुर के बाद अगर देखा जाए तो पठानकोट के वायुसेना के स्टेशन पर हमला हुआ। ये दूसरी बार, पंजाब में दूसरी बार है कि सेना के कैंप के ऊपर, सेना की छावनी पर हमला हुआ है। ये आतंकी हमले की ये बुनावट कैसे, इससे क्या अर्थ निकलता है? सब अर्थ यही निकलता है कि जहां तक भारत के ऊपर जो छाया युद्ध फैला हुआ है, जुलाई में जब उन्होंने गुरदासपुर के ऊपर हमला किया था, वो एक प्रकार का सॉफ्ट टारगेट था। उन्होंने बस के ऊपर हमला किया, मासूम लोगों को मार दिया। पर पठानकोट जहां तक नहीं, बस के बाद वो छावनी की तरफ गए थे, पर वहां नहीं हो पाए, सफलता नहीं प्राप्त हुआ होना या जो भी। पर इस वक्त मैं कहूंगा कि पठानकोट जो है, एयर बेस के ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये एक प्रकार का युद्ध है। बार बार हम छाया युद्ध कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, पर अगर एक सैनिक टारगेट को उन्होंने खास चुना है, क्योंकि अभी यह साबित हो रहा है कि वो वहां के लड़ाकू विमानों के ऊपर कि वो मिग और सुखोई पे निशाना बनाना चाहते थे, उसको भ्रष्ट करने के लिए इनका एक प्लान था। तो अर्थात यही है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले हुई है, और जिस प्रकार से इन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया है और टारगेट के ऊपर जो हमला हुआ है, ये काफी सैनिक है। यानी कि ये उस प्रकार का नॉन स्टेट, ये पेरिस वाला मामला नहीं है। नहीं, मतलब ये कि जो गैर सरकारी, जो कहा कि नॉन स्टेट प्लेयर है, उनका नहीं है, और ये सचमुच में वहां की किसी एजेंसी, सरकारी, भले सेना या कुछ हो, कहीं न कहीं मिला जुला है मामला। ये जो प्लानिंग है, जिस प्रकार से हम बार बार कहते हैं कि जैसे मुंबई का हादसा हुआ, कि जो भी वहां पे इनको समर्थन दे रहे हैं, ये जरूर किसी स्टेट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग, इसकी तैयारी और जिस साहस के साथ इन्होंने ये प्लान बनाया है, ये जानबूझ के उन्होंने सैनिक टारगेट को चुना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसको ट्रेडिशनल टेररिज्म या दहशतगर्दी की तरफ देखना शायद गलत फहमी नहीं। तो उस नाते क्या भारत को ज्यादा सख्त, मतलब भारत को क्या आलोचना पाकिस्तान या पाकिस्तान राष्ट्र राज्य की नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आलोचना नहीं हुई वैसी? सब बात तो सही है, क्योंकि ये इशारा जो है, फोन कॉल हो या प्लानिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सब को देखते हुए हम यही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सरकार दोषी है, वहां की एजेंसीज हैं, यानी कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। भले नवाज शरीफ ने हो, लेकिन बाकी लोग हैं। पर आप व्यास जी, वापस हम कारगिल वाले किस्से पे जा रहे हैं कि उस वक्त भी हमने यही कहा था कि नवाज शरीफ जो हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, सिविलियन हैं, उनको नहीं पता है। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि फौज के अंदर उस वक्त हमने मुशर्रफ साहब के ऊपर
ये पूरा आरोप लगाया था। उनका ये भी तो तर्क है कि भाई आतंकवाद है, क्योंकि कश्मीर का मामला है, कश्मीर को वो करने के लिए आतंकियों ने किया हुआ। तो पाकिस्तान के हिसाब से आतंकवाद मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान का कोर मुद्दा कश्मीर है। जब तक कश्मीर नहीं होगा सेटल तब तक आतंक नहीं है, और इसमें भारत फंसता है। फिर नहीं, अगर मान लीजिए अगर वो भी उस प्रकार का आर्ग्यूमेंट अगर देते हैं तो भारत का एक बहुत सख्त पोजीशन अभी होना चाहिए कि ये जो है एक्ट ऑफ टेररिज्म है, क्योंकि उन्होंने हमला जो किया है और जिस प्रकार से उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश किया है, ये पाकिस्तान का फौज तो नहीं था, ये कोई जंग तो नहीं था। तो इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है, एक कानून की तरफ बन रहा है कि दहशतगर्दी को काबू करने के लिए हर एक राष्ट्र को अपने अपने कदम उठाना है। भारत के पास अभी जो सबूत है, जो फोन कॉल्स की बात हो रही है, एकदम जो इंटरसेप्ट साफ है नजर, ये हमको एक प्रकार से पाकिस्तान को भी देना चाहिए, इसका खुलासा भी करना चाहिए। और बार बार हम कहते हैं कि दहशतगर्दी में ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, यानी कि आपको आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो संवाद है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब सबूत है, सारी कुछ बातें, आपका संवाद है, आपके फोन पे संवाद है, आपके एनएसए के बीच में संबंध है तमाम है, तो हम तुरंत वो सबूत की यहाँ से आपका हुआ, यहाँ पुलिस वहां कार्रवाई करे, उसको घेराबंदी करे, इसकी भारत ने मांग या ये कूटनीतिक स्तर पर क्यों नहीं हुई होगी? मैं समझता हूं कि साहब अभी शायद हम उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब लाहौर गए हैं तो उन्होंने एक प्रकार का, ये उनके लिए पॉलिटिकल एक रिस्क था, एक गैम्बल था, और उन्होंने एक प्रकार से वहां पे ये विश्वास दिलाने के लिए कि भारत दोबारा पाकिस्तान के साथ बातचीत के दायरे में हम तैयार हैं, और देखना है कि पाकिस्तान कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाएगा। आपके अनुसार कुछ रिएक्शन हम करने की स्थिति में है क्या करने की? क्योंकि बातचीत या तो तोड़े वापस, पर जब सरकार ने तो कहा कि बातचीत तो रहेगी। मैं साहब विश्लेषक होते हुए दोबारा यही कहूंगा कि हमने कदम नहीं उठाया है, वो दूसरी बात है, पर हमारे पास क्षमता जो है वो शायद दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात ये कि अगर इच्छा शक्ति हमारे पास जो फौज के पास हो या स्पेशल फोर्स या जो भी है, कई प्रकार के हमारे पास विकल्प हैं। वो कदम उठाने के लिए आपको एक प्रकार की अंदरूनी दृढ़ता की जरूरत है। अभी देखना है कि लाहौर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनका जो अभी जो टीम बना है वो किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करेंगे। भारत के लिए हम ये जानते हैं कि हम किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, पर इसका अर्थात ये नहीं है कि हम अपने हाथ पकड़ के बैठ जाएं, यानी कि आपके पास और विकल्प है। और दहशतगर्दी को एक प्रकार से मैं कहूंगा कि ये आप जैश ए मोहम्मद की बात हो रही है, मौलाना अजहर की बात हो रही है, ये 99 में हाईजैकिंग के बाद उनको हमने छोड़ दिया था। जी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपके शो पे कि 15 साल के बाद कौन सा ऐसा सबूत है हमारे देश में, चाहे संसद में हो या चाहे आपके क्षमता में हो या आपकी पूरे एजेंसीज और इंटेलिजेंस के जो कोऑर्डिनेशन की बात है, कि हमने ये डिटर्मिनेशन या दृढ़ता दिखाया है कि हम दहशतगर्दी का सामना करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नहीं हुआ। दहशतगर्दी को सिकुड़ने के लिए आपको क्षमता की जरूरत है, आपको दृढ़ता की जरूरत है, और आपको उस प्रकार की परिपक्वता की जरूरत है। वो उसकी तैयारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी उदय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।